नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नेबरिंग कंट्री की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेबरिंग कंट्री की इस सीरीज़ में आज हम म्यांमार पर चर्चा करने जा रहे हैं। म्यांमार जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है और हमारे पड़ोसी देश होने के नाते ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखते हैं किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके सामने म्यांमार का हमने एक मैप तैयार किया है और इस मैप को फुलफिल करेंगे भौगोलिक स्थिति के तहत। फिलहाल आप एक हेडिंग डाल दीजिए म्यांमार। देखिए, इसका जो पुराना नाम है ये है बर्मा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं गोल्डन पेगोडा का देश। गोल्डन पेगोडा का देश के नाम से जानते हैं। यहां पर पेगोडा शब्द आया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए। ये जो पेगोडा होता है इसका मतलब होता है बौद्ध विहार। बौद्ध विहार को हम पेगोडा बोलते हैं। विहार का मतलब ये होता है जहां पर हम रहते हैं। जैसे कई बार आप नाम सुनते होंगे, कॉलोनियों के नाम होते हैं, हरित विहार कभी नाम सुना हो। तो जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी क्षेत्र, किनका? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के लोग जहां पर रहते हैं उनको हम पेगोडा बोलते हैं। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ गया गोल्डन पेगोडा का देश। अब आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति के लिए हमें म्यांमार के मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये म्यांमार का मैप है और आप लिख सकते हो बीच में म्यांमार। देखिए, इसके पड़ोसी देशों पर यदि हम नज़र मारें तो हमारे सामने कई बातें आती है। जैसे ऊपर की तरफ चाइना है और उसके नीचे की तरफ जाओगे तो लाओस मिलेगा और इससे नीचे थाईलैंड मिलेगा। जो बोलते हैं ना सफ़ेद हाथियों की भूमि, क्वेश्चन भी आया हुआ है थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है। तो देखिए, इस साइड में जाओगे तो यहाँ पानी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर वाला एरिया है। और इधर है इंडिया, यहाँ पर इंडिया मिलेगा, भारत। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी YouTube चैनल पर काफ़ी बताया है और क्लास में तो बताते हैं। उस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखना। भारत के वे राज्य जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हो वो कौन कौन से? हालांकि अन्य देशों के संदर्भ में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो ज़्यादा देखा है वो म्यांमार के लिए देखा है। तो मैं क्रम से बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ पर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। उससे नीचे की तरफ जाओगे तो नागालैंड। फिर नीचे की तरफ जाओगे मणिपुर और नीचे मिजोरम। ये आपने ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि एक कोड बता रहा हूं आपको। अरुणा मामी के नाम से याद रख लेना इसको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर? ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर ये इंडिया स्पर्श करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है या किसकी लगती है, इस टाइप के। अब देखिए, यहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है नापीता। नापीता बोलते हैं। ये जो नापीता है ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी है, कई बार पूछी जाती है और अभी बनी है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इसके नीचे की तरफ एक शहर है, उसका नाम है यांगून। यांगून नाम है। ये जो यांगून शहर है, ध्यान रखना, ये म्यांमार का सबसे बड़ा नगर है। ये
म्यांमार का सबसे बड़ा नगर है ये। और भी कई बातें हैं। इसका जो पुराना नाम है रंगून बोलते हैं इसको। क्लियर। और एक म्यांमार की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर रहती है। क्लियर। यहां पर आपने ऐसी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ऊपर की तरफ एक शहर और है, यहां पर आप गौर करोगे तो यहां एक शहर है, उसका नाम है मांडले। मांडले ये ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट शहर है। नेशनल मूवमेंट के टाइम में बाल गंगाधर तिलक को मांडले की जेल में रखा गया था। यह बहुत बार आता है। एक लाइन लिख दीजिए, नेशनल मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक को इसी जेल में रखा गया था। तो ये म्यांमार की भौगोलिक स्थिति की कुछ बातें अपनों ने की है। अब हम म्यांमार के संबंध में जो बातें जोड़ेंगे इसके तहत, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नेशनल पार्क कौन से हैं। हालांकि नेशनल पार्क पे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। और एक नदियों की बात करेंगे। आ जाइए इधर। देखिए, एक तो मैं इसमें बात करने जा रहा हूं सबसे ऊंची चोटी। ये चाइना के संबंध में पूछी भी गई है और इंडिया के संबंध में तो पूछते ही हैं। हक्का काबोराजी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आ जाइए म्यांमार की प्रमुख नदियां, इनको हमें थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इरावदी नदी की। ये जो इरावदी नदी है, इसका जो उद्गम होता है, पहले इसका तो अपने देखते हैं कि इसकी खास क्या बात है। म्यांमार की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है ये। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है ये। इसके अलावा इसका जो निक नेम है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि म्यांमार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। म्यांमार की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं इसको, जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। हिमालय के जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है और अंडमान सागर में जाकर ये गिर जाती है। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन, हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर से, यहां से ये निकलती है और अंडमान सागर में गिर जाती है। क्लियर। और ये जो अंडमान सागर में जो ये गिरती है, ये डेल्टा बनाने के बाद गिरती है। ये यहां एक डेल्टा बनता है, उसके बाद आप यहां बीच में लिख दीजिए डेल्टा बनाने के बाद। डेल्टा बनता है, उसके बाद ये होती है। क्लियर। इसकी जो सहायक नदी है ये चिडविन है। चिडविन इसकी सहायक नदी है। एक और खास बात जो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो मांडले अपनों ने किया है, ये इसी नदी के किनारे शहर है। प्रसिद्ध शहर जो है मांडले, प्रसिद्ध शहर। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरी नदी की बात करते हैं। दूसरी नदी की बात करेंगे हम, और दूसरी नदी जो है ये है साल्विन नदी। साल्विन नदी
ये जो साल्विन नदी है इसका जो उद्गम होता है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा इस पे गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बे ऑफ मर्तबान। कुछ विशेष बातें हैं वो आपके लिए क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। एक तो इसकी विशेष बात यह है कि इस पर डैम नहीं है, डैम नहीं है ये, क्लियर। और एक ये शान के पठार से होकर गुजरती है। अब देखिए ये जो शान का पठार है ये खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र कह सकते हो। खनिजों की दृष्टि से संपन्न। तीसरी जो इसकी खास बात है ये यहां इससे रिलेटेड है, तो ये म्यांमार और थाईलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। विशेष में तीसरा लिख दीजिए, म्यांमार व थाईलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब एक परियोजना है उसकी बात करेंगे हम, तामाती नदी। ये जो तामाती नदी है ये म्यांमार की नदी है। म्यांमार की नदी है और खास बात यह है यहां पर एक परियोजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है तामाती जल विद्युत परियोजना। तामाती जल विद्युत परियोजना, तामाती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आपको यहां पर महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समझौते के तहत भारत को इससे विद्युत की प्राप्ति हो रही है। एक लाइन लिख दीजिए, भारत को इससे विद्युत की आपूर्ति हो रही है, मतलब बिजली प्राप्त हो रही है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि तामाती जल विद्युत परियोजना किन देशों से संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि तामाती जल विद्युत परियोजना है, किन देशों की परियोजनाएं हैं, तो म्यांमार और भारत की, इंडिया की परियोजना है ये। अब हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। नेशनल पार्क, नदियां कंप्लीट हो गई हैं। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दो तीन नाम आप याद रखें। नटमा टाउन नेशनल पार्क, लंपी आइलैंड मेरीन नेशनल पार्क, बस इतना काफ़ी है। एक बात और है, एक प्रोजेक्ट है उसकी बात करेंगे हम। आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर ये नेशनल पार्क हो गया और यहाँ पर एक स्टार डाल के लिखिए, सितवे कालादान परियोजना प्रोजेक्ट, सितवे कालादान प्रोजेक्ट। देखिए ये इंडिया है और इंडिया का ये मिजोरम राज्य है और यहाँ पर जो है ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये स्थिति है। ये जो मिजोरम है जो कि इंडिया का राज्य है, आप जानते हो, यहां से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है
और वे म्यांमार में जाती है और म्यांमार में जाके ये ऐसे यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का जो नाम है ये है काला दान नदी। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि काला दान नदी किन देशों के मध्य बहती है? ये इंडिया और म्यांमार के बीच में। खास क्या बात है, ये जो काला दान नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस स्थान पर एक बंदरगाह बना है, उसका नाम है सितवे बंदरगाह, पोर्ट है ये जो सितवे पोर्ट है, इसकी खास बात यह है कि इसका निर्माण भारत ने किया है। इसे जो बनाया है भारत ने बनाया, ये इसकी खास बात है। ये सितवे कालादान परियोजना है जो काफी महत्वपूर्ण है, इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ये कालादान नदी पर है। तो कालादान नदी कहां से निकलती है? मिजोरम से निकलती है और म्यांमार में प्रवेश करके उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये मैप में अभी अपनों ने चर्चा भी की थी कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, इंडिया कहाँ है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे म्यांमार की प्रशासनिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति कह दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए म्यांमार की राजनीतिक स्थिति। देखिए, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले जैसे हम बात करें क्या कभी म्यांमार किसी के अधीन रहा है? बिल्कुल, ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, कॉलोनी कह सकते हो आप इसको। ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है ये। और ये जो आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को, इसी कारण से ये जो 4 जनवरी है इसको मनाया जाता है म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ये। अब देखिए, म्यांमार में वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरीके से राष्ट्रपति, राज्य सलाहकार, ये कैसे है, कौन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी संसद का नाम है असेंबली ऑफ द यूनियन। इसमें भी वही है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपर हाउस और लोअर हाउस। हाउस ऑफ नेशनलिटीज और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब हम बात करेंगे संसद में सदस्य कितने हैं। चार 440 सदस्य हैं, जिसमें से जो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड जो होते हैं, ये है 330 और जो बच गए 110, ये आपने ध्यान रखना है, ये सेना के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये अलग ही स्थिति है यहाँ की, जो अलग स्थिति है वो क्वेश्चन होता है। सेना के द्वारा ये नियुक्त होते हैं, मतलब सेना का भी इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेना का इंडिया में काम सिर्फ सेफ्टी है। प्रोविंस कितने हैं? प्रोविंस 14 है, 14 है इसके। अब मैं बात करने जा रहा हूं म्यांमार के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यू विन मिंट। उपराष्ट्रपति जो है, यहां 2 उपराष्ट्रपति हैं। माइंड सवे और हेनरी वेन।
अब मैं बात करने जा रहा हूं म्यांमार का नया संविधान कब लागू हुआ। मार्च 2011 को, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। संविधान को थोड़ा चेंज किया गया था। 30 मार्च 2011 को ये नया बना। और एक यहाँ पर एक नई पोस्ट है, राज्य सलाहकार, स्टेट एडवाइज़र। ये नई पोस्ट भी अभी हाल फिलहाल के वर्षों में ही बनी है, पहले नहीं होती थी। और राज्य सलाहकार जो है ये है आंग सान सूकी। आंग सान सूकी एक वर्ड की दृष्टि से कह सकते हो, म्यांमार की दृष्टि से कह सकते हो, एक ये बेहतरीन और चर्चित नाम है और काफ़ी अखबारों में चर्चा में रहता है और आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ये जो आंग सान सूकी है, ये है म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता है। ये म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक रहता है ये। और इसकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसकी पार्टी का नाम है। और इसको कई सम्मान मिले हुए हैं। एक तो इसे भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला हुआ है इन्हें। और दूसरा जो सम्मान इन्हें मिला हुआ है यह है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यहां पर आपको एक अपडेट रखना है अपने पास में। देखिए, रोहिंग्या मुसलमान, आप कई बार अखबारों में इन पर चर्चाएं पढ़ते होंगे, ये विवादित टॉपिक है। रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, करेंगे लास्ट में बात कर लेंगे इसकी अपने। रोहिंग्या मुसलमान जो विवादित रहे थे, उन्हें जब देश से निकाला जा रहा था या उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो ये जो आंग सान सूकी है, इन्होंने कोई अच्छा प्रयास नहीं किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम नहीं कर रही थी काम, लेकिन वो जो प्रयास कर रही थी उसमें ये असफल रही थी। इस कारण से ये नोबेल प्राइज इससे वापस ले लिया गया था। ये करंट की न्यूज़ है, अपडेट है। आप एक बात लिख दीजिए, लिखिए रोहिंग्या मुसलमान विवाद के चलते यह सम्मान आंग सान सूकी से वापस ले लिया गया। क्लियर? चलो मैं एक बात यहीं कर लेता हूं, फिर बाद में क्या करना है। रोहिंग्या मुसलमान जो है म्यांमार से संबंधित है, ध्यान रखना। एक छोटा सा नोट डाल के लिखिए, रोहिंग्या मुसलमान ये नागरिकता के कारण म्यांमार में विवादित है। एक तो इसके आगे तो क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए म्यांमार से संबंधित है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। और इनका जो क्षेत्र है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार में एक क्षेत्र है रखायन प्रांत, यहां से ये रिलेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि रखायन प्रांत किस कारण से चर्चा में है? रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। एक लाइन लिख दीजिए, नागरिकता को लेकर म्यांमार व रोहिंग्या मुसलमानों के मध्य विवाद चल रहा है। ये बार बार चर्चा में रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और बाकायदा क्वेश्चन आ चुका है, कोई हैरानी की बात ही नहीं है इसमें। तो ये हमने आंग सान सूकी के बारे में पता किया। और 30 मार्च 2011 को नया संविधान बना, ये थोड़ा ध्यान रखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और, 2 मिनट रुकिए।
सम्मान में आप तीसरा लिख दीजिए, यहां पे लिखिए तीसरा। टाइम नामक पत्रिका ने आंग सान सूकी को चिल्ड्रन ऑफ गांधी कहा है। चिल्ड्रन ऑफ गांधी कहा है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो टाइम पत्रिका जो है ये अमेरिका की पत्रिका है, यह आप ध्यान रखें, मैंने ऐसे कई क्वेश्चन देखे हैं। अमेरिका की पत्रिका है। तो म्यांमार के बारे में हमने राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास किया। एक बात और लिख दीजिए, प्रांत के नीचे लिख दीजिए। 14 प्रांत है, ये 7 राज्य व 7 मंडलों में विभाजित है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत में केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट, उसी टाइप से है ये। 7 राज्य और 7 मंडलों में विभाजित है ये। अब हेडिंग डाल दीजिए म्यांमार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। क्यात इसकी मुद्रा है। एक सागवान का वृक्ष है, ये काफी फेमस है यहां का। म्यांमार का सागवान वृक्ष विश्व प्रसिद्ध है। माणिक्य रत्न के मामले में, माणिक्य होता है ना, माणिक बोलते हो जिसको आप, म्यांमार विश्व प्रसिद्ध है। तो आर्थिक स्थिति में इतने ही पॉइंट है। अब जोड़ने को इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। अपनों ने जो कालादान परियोजना की थी वो भी आर्थिक स्थिति में आता है। इसके अलावा जो नदी है वो भी आर्थिक स्थिति में आती है। अब हेडिंग डाल दीजिए कला व संस्कृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यांमार का प्रमुख उत्सव, फेस्टिवल। थिंगियान फेस्टिवल, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। एक तरीके से होली की तरह होता है ये। कचीन मेनाव, क्या खतियो, ये इसके उत्सव है, फेस्टिवल है। अब आइए नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय वृक्ष देव बबुल। राष्ट्रीय भाषा बर्मीज। राष्ट्रीय पुष्प फ्लावर इंगयीन, इसको कहते हैं, आप कह सकते हो बर्मीज रोजवुड। बर्मीज रोजवुड। ये पेडोक वृक्ष का फूल है। ये कई बार क्या होता है, जब ये नेशनल फ्लावर पूछते हैं तो कई बार पुष्प का नाम ना देकर ये क्या करते हैं, वृक्ष का नाम दे देते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखें।
राष्ट्रीय ध्वज ये इस तरीके का है। और बीच में स्टार बना हुआ है। ऐसे स्टार बना हुआ है। जो कलर है ये है येलो, ग्रीन, रेड। ये जो येलो रंग है ये दृढ़ता का प्रतीक है। आप कह सकते हो सोलिडिटी, दृढ़ता का प्रतीक है। और जो ग्रीन है ये आप जानते हो, कई बार मैंने बताया भी है, शांति व हरियाली का प्रतीक है ये। और रेड जो है ये डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन। और जो स्टार है ये यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है ये। राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, ग्रीन पीफोल, एक टाइगर। यहां आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। देखिए ये जो ग्रीन पीफोल है ये पक्षी है, बर्ड है ये पक्षी है। कई बार क्या होता है, जैसे नेशनल एनिमल पूछता है तो वो टाइगर दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइगर आ गया। और कई बार के टाइगर नहीं देता है, ग्रीन पीफोल दे देता है, तो फिर ये भी तो एनिमल ही है एक तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से दे रहा है। पर्टिकुलरली यदि आपसे कहे, जैसे आपसे ये कह दे कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ग्रीन पीफोल हो जाएगा। यदि बर्ड पूछे तो भी ये हो जाएगा, और जो पशु पूछे तो टाइगर। इन दोनों को ही इस रूप में देखा जाता है ये। अब यदि आपसे ये कह दे कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है और दोनों ऑप्शन आ जाए, ये स्थिति बड़ी गंभीर होती है। यदि ऐसा आ जाए तो आप टाइगर को टिक करोगे, क्योंकि ये जो पीफोल है ये बर्ड को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा। तो ये तो आप एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से आपने ध्यान रखना है। ये एक नोट डाल के लिखिए, स्वेडोगोन पेगोडा। पेगोडा, ये जो स्वेडोगोन पेगोडा है ये म्यांमार का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ये प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। इसकी खास बात यह है, देखिए इस मंदिर में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। ये इसकी खास बात है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना। स्वेडोगोन पेगोडा बौद्ध मंदिर है ये, और म्यांमार के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नेबरिंग कंट्री की सीरीज के तहत म्यांमार को जानने का प्रयास किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम नेबरिंग कंट्री के अंतिम चरण में हैं, और मुझे लगता है शायद चाइना और पाकिस्तान यही बच गए हैं। अब आगामी जो अपना टॉपिक होगा वो चाइना या पाकिस्तान में से एक लेकर हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस नेबरिंग कंट्री के सीरीज को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नमस्कार।